हेलो एवरीवन। तो हमने राजस्थान जो हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है उसमें चौहान वंश को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ये अजमेर, सांभर, शाकंभरी या सपाद लक्ष्य के जो चौहान वंश है उससे स्टार्ट किया था। इसमें हमने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया था। आज इस अजमेर के चौहान वंश को कंप्लीट देखने वाले। पहले इसमें क्या पढ़ चुके हैं उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि इसके जो संस्थापक है, मूल पुरुष है या आदि पुरुष है, वह है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि उसके बाद जयराज आए, विग्रहराज फर्स्ट आए, चंद्रराज फर्स्ट आए, गोपेंद्र राज आए और उसके बाद आए दुर्लभ राज। दुर्लभ राज के बारे में थोड़ी जानकारी और मिलती है। फिर हमने देखा था कि उसके बाद गुवक फर्स्ट, गुवक सेकंड। ये क्रम भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बार बार क्रम से लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि चौहान वंश को, जो चौहान वंश के जो शासक रहे उनका क्रम क्या रहेगा। उसके बाद गुवक सेकंड के बाद चंदन राज, वाकपति राज फर्स्ट और फिर सिंह राज। तो ये शासक आए थे। उसके बाद हमने देखा था इसके बाद हमने देखा था कि विग्रहराज सेकंड, दुर्लभ राज सेकंड, गोविंद थर्ड, वाकपति राज सेकंड, वीरी राम, चामुंड राज, दुर्लभ राज थर्ड, विग्रहराज थर्ड और पृथ्वीराज फर्स्ट। यहाँ तक कल हमने कंप्लीट देख लिया था। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र होते हैं अजय राज। अब इस अजय राज से हम आगे पढ़ने वाले हैं कंप्लीट अजमेर के जो चौहान वंश है उसको देखने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अजय राज को। अजय राज के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, वो अब हम यहाँ से आगे डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अजय राज का शासन काल देखते हैं कि 1113 से 1133 ईस्वी का जो काल है ये इसका अजय राज का रहा है। अजय राज के बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है कि यह दूसरा प्रतापी शासक है। चौहान वंश का जो दूसरा प्रतापी शासक रहे हैं वह हैं अजय राज। और किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। और इसके काल को अजय राज चौहान के जो काल को दशरथ शर्मा ने क्या कहा है? चौहान साम्राज्य का निर्माणकारी काल। चौहान साम्राज्य का निर्माणकारी काल। साथ ही हम देखते हैं कि जो अजय राज है, अजय राज शैव धर्म से माने जाते हैं। किसे? शैव धर्म से माने जाते हैं। और अजय राज ने राजधानी बनाई थी अजमेर को। अजमेर नगर की स्थापना भी अजय राज ने की थी। कब? 1113 ईस्वी में। और अजमेर को राजधानी बना लिया था किसने? अजय राज ने। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि अजय राज ने अजय प्रिय या अजय द्रुम्स नाम के सिक्के चलाए थे। सिक्के से लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। अजय प्रिय, अजय द्रुम्स नाम के जो सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे? अजय राज ने। और इन सिक्कों पर ध्यान रखना, इसके सिक्कों पर इनकी पत्नी सोमलेखा के नाम लिखे हुए हैं। साथ ही हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह प्रथम चौहान शासक था जिसने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। चांदी और तांबे के सिक्के चलाने वाले प्रथम जो चौहान शासक है वह है अजय राज। पृथ्वीराज विजय में क्या जानकारी मिलती है कि अजय राज ने क्या किया था कि पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था। आया हुआ प्रश्न है कि पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से किसने भर दिया था? तो वह है अजय राज। साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट इसके बारे में कहा जाता है कि दिगंबर और श्वेतांबर के मध्य एक प्रतियोगिता होती है। दिगंबर और श्वेतांबर के मध्य, जिसकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं? अजय राज। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं किसने अजयमेरू, गढ़बिठली, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण भी किया था। किसने? अजय राज ने। अब ये जो दुर्ग है इसके बारे में बाकी हम डिटेल जब हम दुर्ग वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। यहाँ बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि तारागढ़ दुर्ग, जिसको हम गढ़बिठली दुर्ग या अजयमेरू दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण किसने किया है? अजय राज ने। इसके बाद है कि अनहिल पाटन के जो चालुक्य शासक थे, कौन? मूलराज सेकंड, उसको पराजित भी किया था अजय राज ने। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि चालुक्य शासक मूलराज सेकंड को पराजित करने वाले चौहान शासक कौन है? तो वह है अजय राज। परमार शासक नरवर्मन को भी पराजित किया था और नरवर्मन के सेनापति थे इस समय सुलहन। ठीक। तुर्क सुल्तान थे शहाबुद्दीन को भी इसने पराजित किया था। इसके साथ ही चच्चिल, सिंघल, यशोराज वीरों को भी इन्होंने पराजित किया था। और
ये कहाँ के वीर थे? श्रीपत श्रीमार्ग के, जिसको वर्तमान में हम बयाना भरतपुर बोलते हैं, उस वहाँ के थे ये तीनों वीर, चच्चिल, सिंगल और यशोराज। तो ध्यान रखना, मूलराज सेकंड को, नरवर्मन को, शहाबुद्दीन को, चच्चिल, सिंगल और यशोराज जैसे वीरों को पराजित करने का काम किया था अजयराज ने। फिर अजयराज क्या करते हैं कि अपने जो अंतिम समय है, अंतिम समय में कहाँ चले जाते हैं? पुष्कर में, और वहीं पर तपस्या करते हैं। ठीक। अजयराज के बाद मेन अच्छे प्रतापी जो शासक आते हैं वह आते हैं अर्णोराज, या हम जिसको आना जी के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शासक है ये अर्णोराज या आना जी। ये भी किससे थे? शैव धर्म को मानने वाले थे। अब इसके समय क्या क्या कार्य हुए वह देखिए। सबसे पहले इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया। कब? 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण कहाँ करवाते हैं? अजमेर में। और चंद्रा और बांडी जो नदी है उसके जल को रोककर ये आना सागर झील का निर्माण करते हैं। और ये कहाँ पर है? नागपाड़ी और तारागढ़ के मध्य, अजमेर में नागपाड़ी और तारागढ़ के मध्य यह झील है, आना सागर झील। झील वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देख लेंगे। उसके बाद इसने क्या किया कि जो पुष्कर है उसमें विष्णु के वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, ये खुद शैव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन यहाँ पर विष्णु के वराह मंदिर का निर्माण करवाते हैं। कहाँ पर? पुष्कर में। लेकिन इसका जीर्णोद्धार करता है समर सिंह। और जहांगीर ने, जो मुगल शासक रहे हैं जहांगीर, उसने इसकी जो मूर्ति थी, विष्णु जी की जो मूर्ति थी, उसको पानी में फेंक दिया था। ठीक है। इसी के समय, अर्णोराज के समय साहित्यकार रहते, मेन इंपॉर्टेंट वह हैं देवबोध और धर्मघोष। देवबोध और धर्मघोष अर्णोराज याना जी के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। और इन्होंने, अर्णोराज ने ही तुर्क जो गजनवी है उसको भी हराया था। गजनवी को हराने का काम किया था अर्णोराज ने। और सिद्धराज जयसिंह जो चालुक्य शासक है, सिद्धराज जयसिंह को भी हराया था अर्णोराज ने। और इनकी जो पुत्री थी, सिद्धराज जयसिंह की पुत्री थी कांचन देवी। इस कांचन देवी का विवाह किससे हो गया था? अर्णोराज से। ठीक है। सिद्धराज जयसिंह को अर्णोराज ने पराजित कर दिया था और फिर उसकी जो पुत्री थी कांचन देवी से विवाह कर लिया था। यहाँ ये ध्यान रखना कि सिद्धराज जयसिंह हारे थे और अर्णोराज विजयी हुआ था। और यहाँ पर क्या है? कुमारपाल, चालुक्य शासक यहाँ पर क्या है? कुमारपाल। कुमारपाल ने अर्णोराज को हरा दिया था, अर्णोराज हार गए थे, कुमारपाल विजयी हुआ था। और फिर अर्णोराज की पुत्री थी जलहन, जलहन से विवाह करते हैं कुमारपाल। ध्यान रखना, चालुक्य शासक जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से विवाह करते हैं अर्णोराज, और अर्णोराज की पुत्री जलहन से विवाह करते हैं चालुक्य शासक कुमारपाल। ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है कि जो अर्णोराज है उन्हीं का एक बड़ा पुत्र होता है जगदेव। जगदेव के द्वारा अर्णोराज की हत्या हो जाती है, इसलिए जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। आया हुआ प्रश्न है, चौहानों का पितृहंता कौन है? जगदेव। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी थी। इसके बाद विग्रहराज फोर्थ या बीसल देव, विग्रहराज फोर्थ को ही बोलते हैं, बीसल देव शासक बनते हैं। ध्यान रखना, जो अर्णोराज है, अर्णोराज का ही पुत्र है विग्रहराज फोर्थ, और अर्णोराज के पुत्र हैं जगदेव। जगदेव अर्णोराज की हत्या कर देते हैं और शासक बन जाते हैं, लेकिन बाद में जो विग्रहराज फोर्थ है वह जगदेव को पराजित कर देता है और उसको पराजित करके राजगद्दी छीन लेता है। विग्रहराज फोर्थ अर्णोराज के ही पुत्र हैं, ध्यान रखना। अब इस अर्णोराज फोर्थ विसल देव के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट हम सवाल अभी याद करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो भाई था जगदेव, उसको परास्त करके ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। और इनका जो काल है, कला और साहित्य की दृष्टि से चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है विग्रहराज फोर्थ के काल को। उपाधि वेरी इंपॉर्टेंट है, बीसल देव या विग्रहराज फोर्थ को उपाधि दी गई है परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, कवि बांधव या कटि बांधव। कवि बांधव या कटि बांधव को, इसको जयानक भट्ट ने यह उपाधि दी है, कवि बांधव या कटि बांधव की। दिल्ली में शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माण भी इन्होंने किया है विग्रहराज फोर्थ ने, और इसे विष्णु का अवतार कहा गया है। इसे किसको? विग्रहराज फोर्थ को इस शिवालिक स्तंभ लेख में विष्णु का अवतार बताया गया है। दिल्ली, आया हुआ प्रश्न है, दिल्ली या ढिल्ली का या योगिनीपुरम के तोमर वंश के शासक
तंवर को पराजित किया था विग्रहराज फोर्थ ने। असमी का हांसी पर भी विजय की थी। भंडानको का दमन कर दिया था। नाडोल के कुंतपाल को भी इन्होंने हरा दिया था। यहाँ से प्रश्न आता है, नाडोल के कुंतपाल को हराया, जालौर को जलाया और पल्लिका को नष्ट किया किसने? विग्रहराज फोर्थ ने। जाबालीपुर का नाम ज्वालापुर रखा, आया हुआ प्रश्न है। जाबालीपुर का नाम ज्वालापुर रखने वाले कौन थे? विग्रहराज फोर्थ थे। कुमारपाल को परास्त किया, यहाँ भी अभी हम पढ़ के आए थे, जो अर्णोराज पढ़ के आए थे हम, इनके जो विग्रहराज फोर्थ के पिता है अर्णोराज को कुमारपाल ने पराजित कर दिया था। अब कुमारपाल को पराजित करने का काम उन्हीं के पुत्र, अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज फोर्थ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो अर्णोराज के ही जो साहित्यकार थे धर्मघोष, उन धर्मघोष के कहने पर ही, धर्मघोष के प्रभाव में आकर ही इन्होंने, विग्रहराज फोर्थ ने पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृत में इन्होंने हरिकेली नाटक लिखा है। बिसलदेव रासो किसकी है? नरपति नाले की। बिसलदेव रासो लिखा नरपति नाले ने। इसमें क्या है कि परमार राजा जो भोज है, उन्हीं की बेटी होती है राजमती। उस राजमती के साथ इस विग्रहराज फोर्थ का प्रेम संबंध का वर्णन किया गया है इस बिसलदेव रासो में, जो किसकी है? नरपति नाले की। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे विग्रहराज फोर्थ के बारे में। अब इसके बारे में थोड़े से और हम पढ़ लेते हैं। और क्या क्या कहा गया है कि दरबारी कवि थे इनके समय सोमदेव। कौन थे? सोमदेव। सोमदेव ने लिखी है ललित विग्रहराज, और इस ललित विग्रहराज में ही बिसलदेव को क्या कहा गया है? विद्वानों में सर्वप्रथम विपश्चिताना मध्य। आया हुआ सवाल है, विद्वानों में सर्वप्रथम विपश्चिताना मध्य किसमें? ललित विग्रहराज में। और ललित विग्रहराज किसकी है? सोमदेव की। और किसको कहा गया? बिसलदेव, जिसको हम क्या बोलते हैं? विग्रहराज फोर्थ। और इसी में ललित विग्रहराज में इस विग्रहराज की इंद्रपुर की राजकुमारी है देसल देवी, उसके साथ प्रेम संबंध का वर्णन किया गया है। साथ ही हम देखते हैं कि कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाते हैं, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक तुड़वा कर क्या बना देते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा बना देते हैं। इस 2.5 दिन के झोपड़े में कहा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो फारसी अभिलेख मिलते हैं। आया हुआ प्रश्न है, फारसी अभिलेख कहाँ मिलते हैं? 2.5 दिन के झोपड़े में। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान की पहली इमारत मानी जाती है और 16 खंभों का महल कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विग्रहराज फोर्थ ने बीसलसर झील, आया हुआ प्रश्न है, बीसलसर झील का निर्माण या बीसलसर बांध का निर्माण, और जिसको हम क्या कहते हैं? बीसलिया का निर्माण करवाते हैं 12वीं शताब्दी में विग्रहराज फोर्थ। महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। और गजनी के शासक होते हैं खुसरू शाह, उसको पराजित करते हैं और हिंदू राजाओं को इससे मुक्त करवाते हैं। मलेच्छों का समूल नाश करने का काम भी करते हैं विग्रहराज फोर्थ या बिसलदेव। ये थे अपने वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में? विग्रहराज फोर्थ, जो अर्णोराज के पुत्र रहे हैं और जगदेव के भाई रहे हैं। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विग्रहराज फोर्थ के पुत्र बनते अपर गांगे। ठीक है, लेकिन अपर गांगे की हत्या करके पृथ्वीराज सेकंड शासक बन जाता है। यह पृथ्वीराज सेकंड जगदेव का पुत्र होता है, लेकिन इस पृथ्वीराज सेकंड के समय कोई इंपॉर्टेंट कार्य नहीं होते हैं और इनकी निसंतान ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इस विग्रहराज फोर्थ का ही भाई यानी अर्णोराज के पुत्र सोमेश्वर चौहान को शासक बना दिया जाता है। ठीक है, सोमेश्वर चौहान कौन है? जो विग्रहराज फोर्थ पढ़ के हैं उसके भाई है और अर्णोराज के क्या है? पुत्र। अर्णोराज की क्या है? पुत्र है। अब इस सोमेश्वर चौहान के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। तो पिता तो कौन हो गए? अर्णोराज। माता होगी कंचन देवी। इनकी पत्नी होगी कर्पूरी देवी। जो कपूर देवी है वो दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर की पुत्री मानी जाती है। और सोमेश्वर चौहान के पुत्र रहे हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड और हरिराज। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान थर्ड शासक बनते हैं और हरिराज आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। और सोमेश्वर चौहान की पुत्री होती है प्रथा। ठीक है, सोमेश्वर चौहान को एक उपाधि दी जाती है प्रताप लंकेश्वर। आया हुआ प्रश्न है सोमेश्वर चौहान की उपाधि को लेकर, प्रताप लंकेश्वर। और सोमेश्वर चौहान ने मल्लिकार्जुन का भी वध करते हैं, मल्लिकार्जुन का वध करते हैं। और चालुक्य शासक भीम सेकंड गुजरात
गुजरात के हैं भीम सेकंड, इनकी हत्या कर देते हैं सोमेश्वर चौहान की। जो भीम सेकंड है गुजरात के, वह सोमेश्वर चौहान की हत्या कर देते हैं। इसके बाद हम सोमेश्वर चौहान के बाद इन्हीं का जो पुत्र रहता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड, वह क्या बनता है, शासक बनता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट शासक है और चौहान वंश का ये अंतिम प्रतापी शासक माने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, पृथ्वीराज चौहान का जो शासन काल रहा है 1177 से 1192 का काल होता है। ये 11 वर्ष की आयु में ही इनका राज्याभिषेक हो जाता है, क्योंकि इनका जो जन्म होता है 1166 में होता है, 1173 में इनका राज्याभिषेक हो जाता है। जन्म कहाँ होता है इनका, अनहिल पाटन गुजरात में। माता कपूरी देवी होती है, क्योंकि ये कम उम्र में ही शासक बन जाते हैं, तो कपूरी देवी जो इनकी माता थी वह इनकी संरक्षिका बनती है। पिता इनके क्या है, सोमेश्वर चौहान। इनको उपाधि दी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन सी, भारतेश्वर, हिंदू सम्राट, सपाद लक्षेश्वर, दल पंगुल जिसका अर्थ क्या होता है विश्व विजेता, राय पिथोरा जिसका अर्थ होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। तो ये उपाधि दी गई है किसको, पृथ्वीराज चौहान थर्ड को। प्रधानमंत्री इनके रहे हैं कदमवास या कैमास। चाचा जो सेनाध्यक्ष भी रहते हैं वह भुवनमल भी कहा जाता है, भुवनई कमल भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना इसको। इनके भाई रहते हैं हरिराज जो आत्महत्या कर लेते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी थी। इसके बाद इन्होंने क्या क्या कार्य किए उसके बाद हम देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने कभी भी तोमरों से लड़ाई नहीं की थी, तोमर से लड़ाई नहीं की थी। और इच्छिनी नाम की एक लड़की थी जिससे इनका विवाह संपन्न हुआ माना जाता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड का। लेकिन ये जो चौहान चालुक्य शासक है भीम सेकंड, वह इस इच्छिनी से विवाह करना चाहता था, तो इस वजह से चालुक्य शासक भीम सेकंड और पृथ्वीराज थर्ड के बीच संघर्ष चलते रहते हैं। हालांकि संघर्ष बाद में समाप्त हो जाता है। यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समय चालुक्य के शासक कौन होते हैं, गुजरात के शासक। ये गुजरात के शासक थे भीम सेकंड, ये भीम सेकंड वही है जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पिता सोमेश्वर चौहान की हत्या की थी। अब इसके बाद हम देखते हैं 1178 में इन्होंने नागार्जुन का दमन किया, 1182 में इन्होंने भंडानको का दमन किया। ये जो भंडानको जो जाति थी वो अलवर, भरतपुर, मथुरा पर प्रभाव डालना चाह रही थी, इसलिए इन्होंने भंडानको का दमन किया था। 1182 में ही महोबा के परमति देव चंदेल थे, महोबा के परमति देव थे, उनको भी पराजित किया था 1182 में। और परमति देव को महोबा के जो परमति देव है उसको पराजित करके महोबा को उसने पंजुन राय को सौंप दिया था। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने महोबा किसको सौंपा, पंजुन राय को। ठीक है, परमति देव के ही सेनापति रहते हैं आला और उदल। ध्यान रखना, सेनापति को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो आला और उदल जो सेनापति रहे हैं वह रहे हैं परमति देव चंदेल के। उसके बाद 1184 में नागौर युद्ध में भीम सेकंड से संघर्ष समाप्त हो जाता है। जो भीम सेकंड थे, अभी हम देखा था इच्छिनी से विवाह करना चाहते थे, वह भीम सेकंड संघर्ष समाप्त हो जाता है। 1191 और 92 में तराइन का युद्ध करते हैं। इस तराइन के युद्ध के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से आगे पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी और देखिए तो पृथ्वीराज चौहान है उसके समय जो दरबारी कवि रहते हैं वह है चंद्रवरदाई। ठीक है, और इसी को अन्य नाम है चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज भट्ट। पृथ्वीराज चौहान की छतरी बनी हुई है काबुल गजनी में और इनका स्मारक है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। कन्नौज के शासक होते हैं, गैड़वाल शासक होते हैं जयचंद। यहाँ से प्रश्न आता है कि कन्नौज के शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समय कन्नौज के शासक कौन रहते हैं, तो गैड़वाल नरेश होते हैं जयचंद। इसको जयचंद गैड़वाल के नाम से भी आ जाता है। कौन होते हैं, जयचंद गैड़वाल। और इनकी जो पुत्री है संयोगिता, उसे गंधर्व विवाह करते हैं पृथ्वीराज चौहान। और इसकी जो जानकारी मिलती है पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई की है, पूर्ण आहुति जो चतुर्सेन की आते हैं प्रश्न यहाँ से। पूर्ण आहुति किसकी, चतुर्सेन की। पृथ्वीराज रासो किसकी, चंद्रवरदाई की। और पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में है, तो ये ध्यान रखना। इसके साथ ही हम देखते हैं इससे संबंधित जानकारी हमें ताजुल मासिर जो हसन निजामी की है और तबकात नासिरी जो मिनहास उस सिराज की है, यहाँ से भी जानकारी मिलती है। ताजुल मासिर,
हसन निजामी की और तबकात नासिरी मिन्हाज उस सिराज की। अब हम पढ़ते हैं तराइन फर्स्ट और तराइन सेकंड के बारे में। तो ध्यान रखना, तराइन फर्स्ट का युद्ध होता है पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के मध्य होता है। कहाँ पर? करनाल, हरियाणा में। पृथ्वीराज थर्ड को चौहानों का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। इस तराइन फर्स्ट के युद्ध के समय इनके सेनापति रहते हैं खांडे राव। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तराइन फर्स्ट के समय पृथ्वीराज चौहान थर्ड के सेनापति कौन रहे? तो खांडे राव। इसका साथ दिया था गोविंद राय ने। दिल्ली के शासक गोविंद राय ने पृथ्वीराज चौहान थर्ड का साथ दिया था। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। तबर हिंद दुर्ग काजी जियाउद्दीन से छीन लिया था। पृथ्वीराज चौहान ने जो तबर हिंद दुर्ग है उसको छीन लिया था। किससे? काजी जियाउद्दीन से। साथ ही ध्यान रखना कि मोहम्मद गोरी जब आए थे यहाँ पर तो वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी साथ लेकर आए थे। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है कि जो मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो किसके शासनकाल के समय राजस्थान आए थे? तो वह थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड के समय। ठीक है। इस समय मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? कीवाम उल मुल्क को दूत के रूप में पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पास भेजा था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने इसकी जो बातें हैं, मांगे, वे अस्वीकार कर दी थी। क्या मांगे रही थी इनकी? संधि के रूप में इन्होंने पंजाब, मुल्तान और सरहिंद, जो हम तबर हिंद पढ़ के आए उसी को बोलते हैं सरहिंद, उसकी मांग की थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध को स्वीकार किया था, लेकिन इसकी मांग को स्वीकार नहीं किया। दूत का नाम पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी के दूत का नाम क्या था? तो कीवाम उल मुल्क। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते तराइन फर्स्ट के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड विजयी होते हैं और मोहम्मद गोरी हार जाता है। लेकिन तराइन फिर सेकंड युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है और पृथ्वीराज थर्ड हार जाते हैं। इस समय इनके दूत जाते हैं कौन से? कीवाम उल मुल्क। संधि के रूप में अभी भी ये दूत भेजते हैं कीवाम उल मुल्क को और रुकनुद्दीन हमजा को। इस समय जो पृथ्वीराज थर्ड है उसके सेनाध्यक्ष रहते हैं उदयराज, सेनापति रहते हैं खांडेराव। जो सेनापति है इस समय तराइन के सेकंड युद्ध में मारे जाते हैं। दो मंत्री रहते हैं सोमेश्वर और प्रताप सिंह। इन्होंने इसके साथ विश्वासघात किया और ये जो सोमेश्वर और प्रताप सिंह है वो जाकर मोहम्मद गोरी से जाकर मिल गए थे। इनका साथ देने वाले थे मेवाड़ के समर सिंह और दिल्ली के गोविंद राय। तराइन फर्स्ट में भी साथ दिया था और तराइन सेकंड में भी। जब ये युद्ध समाप्त हो गया था, उस युद्ध के बाद क्या होता है कि उत्तर भारत में राजपूत काल का अंत हो जाता है और दिल्ली में सल्तनत काल का उदय हो जाता है। साथ ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने गुलाम वंश की स्थापना कर देते हैं। तो ये था तराइन सेकंड और तराइन फर्स्ट पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में। इसके बाद थोड़ी और जानकारी हम देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान थर्ड को लेकर किसके समय कौन कौन से विद्वान रहे हैं? तो इन विद्वानों का नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। वागीश्वर, विद्यापति गौड़, जनार्दन, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट, चंद्रबरदाई और जयानक। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के शासनकाल में ये विद्वान रहे हैं। जयानक के एक प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। इस पृथ्वीराज विजय में तराइन फर्स्ट का तो वर्णन मिलता है लेकिन तराइन सेकंड का वर्णन नहीं मिलता है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड का प्रथम शिलालेख माना जाता है बडल्ला या बेदला का जो शिलालेख है, और इसका जो अंतिम शिलालेख माना जाता है आमलंदा का शिलालेख। अजमेर में इन्होंने कला साहित्य विभाग की स्थापना की और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए वह हैं पद्मनाभ। और आया हुआ प्रश्न ये भी, राय पिथौरागढ़ का निर्माण पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने करवाया है। कहाँ पर? दिल्ली के लालकोट में। और इन्होंने महादेव मंदिर का भी निर्माण करवाया है। इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड को 6 भाषाओं का ज्ञान था। और 2000 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान थर्ड पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। तो ये तो थे अपने अजमेर, शाकंभरी, शपादलक्ष के चौहान वंश अंतिम प्रतापी शासक रहे पृथ्वीराज चौहान थर्ड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।